सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें आप दोनों शामिल होंगे। पहले आप उन 3 पाशा हजरात से पूछताछ करेंगे जो उस सैलानिक जाने वाले शख्स का ताक़ुब कर रहे थे। सैलानिक मेरी मुट्ठी में है। मैं जिस परिंदे को यहाँ उड़ाना चाहूँ तो उड़ा सकता हूँ और जिसे चाहूँ शिकार कर सकता हूँ। आइजक फर्नांडिस, सैलानिक के एक बैंकर, पाए तख्त में उनका रेलवे लाइन का कारखाना है, उनसे बात करें। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, या तो आप रकम का इंतजाम कर लें और मैं आपकी बात मान लूं, या फिर मैं इसे सुल्तान को बेच दूंगा। आप मेरे वाहिद शराकतदार नहीं हैं। मैं मादियानों और अल्तीनी खानदानों से पूछे बगैर कोई पेशकश कबूल नहीं कर सकता। तो फिर जिससे भी पूछना है जल्दी पूछ लें। हम गैर कानूनी तौर पर कुछ नहीं करते पाशा। कानूनी तरीके से ही हम वो कारखाना खरीदेंगे। आइजक फर्नांडिस को कल यहाँ आने का कहिए। हमारे ख्याल में ये वो लोग थे जो हमारे भाई की वफात पर अफसुर्दा थे, इसलिए अमन कायम न रख सके, या फिर हो सकता है कि खैरात के दौरान कोई गलती हो गई हो। किसी को माफी नहीं मिलेगी, कोई रहम नहीं किया जाएगा। हमारा पैमाना अदल सख्त होगा, हमारी तलवार तेज होगी। मैंने उसे सबसे बड़ी तकलीफ दे दी है। उसके बेटे को जहर दे दिया, जिससे हमेशा के लिए मफलूज हो जाएगा वो। ये चल नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जिंदा रहेगा। कत्ल का मुकद्दमा है। हमारे जासूस इस मामले को संभाल रहे हैं। इस कत्ल में एक पाशा मुलविस है। पाशा ने हुक्म दिया है, अपनी जगह पर जाओ और काम करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि करना क्या है। हमें बताइए पाशा, उस रेलगाड़ी में क्या हुआ था? पाशा, जब हम सरकिजी पहुंचे तो सलीम पाशा को उस डब्बे का नंबर मालूम हुआ जिसमें उस शख्स ने सफर करना था। मैंने डब्बे की खिड़की को बाहर से बंद कर दिया और उस शख्स के डब्बे में दाखिल हो जाने के बाद दरवाजा भी बंद कर दिया। कोई भी डब्बे में दाखिल नहीं हो सकता था, ऐसा बंदोबस्त किया था मैंने। जब कोई और उस डब्बे में दाखिल नहीं हुआ तो फिर वो कैसे मर गया? मैं नहीं जानता पाशा। तो पाशा, उस शख्स की मौत के बाद आप सैलानिक पहुंचे। आपने वहां इतना वक्त क्यों सर्व किया? क्या करते रहे वहां? पाशा, हमें उस आदमी के पास एक नक्शा मिला था। नक्शे पर एक इलाके की निशानदेही की गई थी। उसके मज़ाफ़ात तो दर्ज थे, लेकिन ऐन जगह का नहीं बताया गया था। 3 इम्कानात थे, इसलिए हम तीनों अलग अलग मुकामात की तरफ रवाना हुए। आप कहाँ गए थे? मैं कुले कारवां सराय गया था और उसके अंदर जूते बनाए जा रहे थे। मैं काफी देर घूमता रहा, लेकिन वहां ना कोई आया ना गया। दूसरे पाशा भी 2 अलग जगहों के लिए रवाना हुए और उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल की। तो क्या रेलगाड़ी में किसी शख्स या किसी चीज ने आपकी तवज्जो हासिल की? पाशा, वो शख्स
शायद गलती से अहमद पाशा के डब्बे में दाखिल हुआ और उसने वहां से एक अखबार लिया बस। आप क्या कह रहे हैं पाशा? खुलकर बात करें। यानी उस शख्स ने सिर्फ अहमद पाशा से बातचीत की, फिर वो अपने डब्बे में दाखिल हुआ जिसका दरवाजा बाहर से बंद था और वो अंदर ही मर गया। उसके डब्बे में कोई दाखिल नहीं हुआ। फिर वो आदमी कैसे मरा या मार दिया गया, हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। पाशा, एक शख्स जिसका ताक़ुब किया जा रहा हो मुर्दा पाया गया। उसके बाद सैलानिक के इजलास में एक पाशा शिरकत करता है। सैलानिक जाने वाली गाड़ी में 3 पाशा सवार थे, आप, अहमद पाशा और सलीम पाशा। पाशा, आप इस पैमाने पर इसे बिल्कुल नहीं तोल सकते। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हम तीनों में से किसी ने गद्दारी की है? अब हमारे पास जो कुछ है उसका पैमाना नहीं है। सुल्तान मौसम का हुक्म एक तरफ है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। अभी के लिए आपकी तफ्तीश मुकम्मल हुई। शुक्रिया। सलीम पाशा, इस्माइल पाशा ने दौरान तफ्तीश बताया कि उस शख्स ने अहमद पाशा से बातचीत की थी। पाशा, वो आदमी अहमद पाशा के डब्बे से फौरन ही बाहर आ गया था। सलीम पाशा, तमाम मसाइल के बाद सुल्तान मौज़म ने एक बार फिर आपको पाशा का ओहदा तफवीज किया, लेकिन आप अपने दिए गए पहले ही फर्ज में नाकाम हो गए और उसका ये नतीजा निकला। अब हम ये सोच रहे हैं कि या तो आप गद्दार हैं या फिर नाअहल। पाशा, ये आप क्या कह रहे हैं? गुस्सा मत करें, बेकाबू होने की जरूरत नहीं पाशा। अपने आसाब पर जरा काबू रखिए और अपनी अक्ल पर थोड़ा जोर दीजिए और फिर हमें बताइए, उस रेलगाड़ी में क्या आपने कोई मशकूक चीज देखी? इस्माइल पाशा ने डब्बे को बंद करने से पहले उस शख्स के टिकट का मुआयना किया था। और बताइए। यही बात है पाशा, मैं बस इतना ही जानता हूं। फिर हम मुख्तलिफ जगहों पर मुंतशिर हो गए। मैं एक ऐसे मोहल्ले में गया जिसके मकानात पुराने थे। वहां एक शख्स लकड़ियां काट रहा था। मैंने उससे कुछ सवालात किए, लेकिन मुझे कुछ भी मशकूक नहीं लगा। पाशा हजरत, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। हमें बताइए पाशा, रेलगाड़ी में क्या हुआ था? मैंने सब कुछ लिखकर दे दिया है। अब आप मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं? अहमद पाशा, वो शख्स आपके पास आया और एक अखबार लेकर चला गया। जी हां। तो आपने उस शख्स से बातचीत की थी? उसके डिब्बे का दरवाजा बंद था। वो आदमी अंदर तन्हा मरा है। अगर वो मेरे डिब्बे से अखबार ले गया तो क्या हुआ? अच्छा पाशा, आप सैलानिक में कहां गए थे? एक पुरशोर मकाम पर, सफेद किले के अतराफ में। वहां मैंने एक पादरी से बात की, लेकिन मुझे अपनी तलाश और तहकीक से कुछ भी मशकूक नहीं मिला। समझ गया पाशा। मुलाकात उस वक्त हुई जब आप लोग अलग अलग थे। मैं अपनी तमाम जिंदगी सुल्तान मौज़म और अपनी रियासत का वफादार था और वफादार रहूंगा। यहां जो भी तहकीकात होती है मैं उनकी सरबराही करता हूं। पाशा हजरत, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर सुल्तान मौज़म को मुझ पर जरा भी शुबा है तो फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताइए, मैं अब भी क्यों जी रहा हूं? क्यों? आप अपनी सदाकत की वजह से अब तक जिंदा हैं, पाशा। सुल्तान मौज़म,
मैं नादानिस्ता एक बुराई में मुलविस हुआ हूँ। मुझे अभी मालूम हुआ है कि मैं एक बड़ा राज जानता हूँ। मैं जानता हूँ गद्दार पाशा कौन है। खैर तो है जवाद साहब, आप सुबह से बेकरार हैं। मेरी बेकरारी की वजह मेरा एक गुनाह है। मैं सिर्फ सुल्तान मुअज्जम को वजाहत दूंगा, मगर मेरी आपसे एक दरखास्त है। कहिए। अगर सुल्तान मुअज्जम को मिलने से पहले मुझे कुछ हो जाता है तो अलमारी में रखा बस्ता सुल्तान मुअज्जम तक पहुंचा दीजिएगा। इसमें एक पाशा का राज है। उसकी चाबी और खुफिया नंबर इस दराज में है। सुल्तान मुअज्जम, हमने पाशा हजरात से तफ्तीश की। कत्ल नाकाबिल यकीन तरीके से किया गया है। डब्बा बंद था, कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तिब्बी दस्तावेज के मुताबिक उसकी मौत उसी वक्त हुई। सुल्तान मुअज्जम, हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो पाशा हजरात में से, लेकिन वो तीनों वहीं थे। लेकिन सैलानिक पहुंचने के बाद ये तीनों साथ नहीं थे। यानी सुल्तान मुअज्जम, पाशा हजरात के बताए गए मकामात की तहकीक की जाएगी। देखते हैं कि क्या उन्होंने उन जगहों के बारे में सच बताया है। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। वो कौन है और उसका निजी अराजी में क्या काम है? मुझे नहीं मालूम पाशा। रुको! तुमसे कह रहा हूं, रुक जाओ! सुल्तान मुअज्जम, आइजक फर्नांडिस आए हैं। अंदर ले आइए उन्हें। अगर उन्होंने फरोख्त ना किया तो? वो करेंगे पाशा। हमने आइजक फर्नांडिस की कंपनी की दस्तावेजात का मुआयना किया है। 5 बरस पहले वजारत खजाना से आटे के कारखाने के महसूल पर खुसूसी रियायत हासिल की गई थी। शरह महसूल को 10% से कम करके 5% किया गया था। ये रियायत गुज़िश्ता बरस खत्म हो गई है, लेकिन शायद अफसरान की नजर से नहीं गुजरी। यानी उन पर 1 साल का महसूल वाजिबुल अदा है। बिल्कुल ऐसा है। अगर वो कारखाना फरोख्त नहीं करते तो हम उसे वाजिबुल अदा महसूल की मद में जब्त कर लेंगे। गुज़िश्ता साल के महसूल की शरह में कमी कायम रखने के बारे में तहकीकात का आगाज कीजिए। अगर ये कोताही कस्दन की गई है तो सजा दीजिए। जैसा आपको हुक्म सुल्तान मुअज्जम। आह पाशा आह, हम जख्मी हैं। उन्होंने हमारे रेलवे गोदामों और कारखानों पर धमाके किए हैं। वो हमें मारना चाहते थे, लेकिन हम अपने जख्मों का इंतकाम लिए बगैर नहीं मरेंगे। हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे पाशा। हम अपने इक़दाम करेंगे, हार नहीं मानेंगे। वो कौम जो अल्लाह के अहकामात को नहीं भूलती जिंदा रहती है। बुलाइए उन्हें। आप तबीबा की तजवीज करदा दवा ले रही हैं ना?
जी परेशान मत हो शहजादी। आलिया सुल्तान, लेकिन अभी आप हमें बेहतर नहीं लग रही। आपको अंदर आराम करना चाहिए। नहीं सुल्ताना, आपके साथ चहलकदमी करना अच्छा लग रहा है। ये तो अहमद पाशा है। और इनके साथ कौन है? फातिमा है ना? ये कैसे लिबास में मलबूस है? अहमद पाशा। सुल्ताना, माजरत खाओ, मैंने इस लड़की को मर्दाना लिबास में सुल्तान मौसम की खुसूसी अराजी में घुड़सवारी करते हुए पकड़ा है। इसका कहना है कि ये मुराद साहब मरहूम की साहबजादी फातिमा सुल्तान है। मेरे ख्याल में ये झूठ नहीं बोल रही है, फिर भी मैं तस्दीक के लिए ले आया हूं। फातिमा सुल्तान, आप ये मर्दाना लिबास में क्या कर रही हैं? फातिमा सुल्तान। बदतमीज, अब आप जान गए कि हम कौन हैं। फातिमा सुल्तान हैं हम। आपको एक सुल्ताना के साथ गुस्ताखी करने की सजा दी जाएगी। मैंने अपना फर्ज निभाया है। मुझे कैसे मालूम होता कि एक शहजादी इस तरह मर्दाना भेस इख्तियार कर सकती है। दुरुस्त कहा अहमद पाशा। क्या? इस आदमी को जिंदान में होना चाहिए। पाशा, हम मजीद आपका कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। वो आदमी सजा का हकदार है। उन्होंने वही किया जो जरूरी था। अब आप बताइए कि इस मर्दाना भेस का क्या मकसद है? सैर कर रहे थे। तो आप सैर कर रही थी। क्या आप हमें अपनी असल नियत बताना चाहेंगी या हमसे झूठ बोलती रहेंगी? हमारे पास आपको देने के लिए कोई दूसरा जवाब नहीं है। फिर आप सुल्तान मौसम को खुद इस सूरत हाल की वजाहत पेश करेंगी। जनाब फर्नांडिस। मशरिक के अजीम सुल्तान, सुल्तान अब्दुल हमीद खान, आपके हुजूर बारियाबी मेरे लिए बाइस शर्फ है। असल मुद्दे पर आते हैं। आपके पास एक कारखाना है और हमें उस कारखाने की जरूरत है। हमारे आपके पास पैगाम भिजवाने के बावजूद आपने हमें उसे फरोख्त करने के बारे में कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। सुल्तान मुअज्जम, मैं एक ताजिर हूं। मैं अपनी रकम के नफा और नुकसान का हिसाब करता हूं। क्या मेरा कारखाना खरीदने के बजाय आप नया कारखाना बनवा? शेर लोमड़ी से मशवरा नहीं करता फर्नांडिस साहब। माजरत चाहता हूं मैं। दरअसल आपके सामने मौजूद होने के हिजान में मैं ऐसी बात कर गया। मेरे माली हालात थोड़े दुश्वार हैं। ये फैसला करने से पहले इस पर गौर करना होगा सुल्तान मौसम। क्या आप मुझे कुछ वक्त दे सकते हैं? हमें अभी जवाब चाहिए। माफ कीजिएगा सुल्तान मौसम, लेकिन मैं अभी कारखाना नहीं बेच सकता। मुझे इक्तिसादी कमेटी से मशवरा करना होगा। ये सिर्फ एक माली तदबीर है। मैं आपसे आजिज़ाना इल्तमास करता हूं। ठीक है फर्नांडिस साहब, जब वक्त आएगा तो आप खुद ही हमें अपना कारखाना दे देंगे। जाइए जाइए। फातिमा सुल्तान का महल आने का जरूर कोई और मकसद है। उन्होंने आलिया सुल्तान की बीमारी को बहाना बनाया है। यही वजह थी कि फातिमा ने नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी। उन्होंने हमारे सवालात का जवाब देने की जहमत तक नहीं की। अब वो सारे जवाब बाबा को ही देंगी। लेकिन इस हरम के जिम्मेदार हम हैं। अगर सुल्तान मौसम को फातिमा सुल्तान से तफ्तीश करनी पड़ती है तो यानी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। उन्होंने हमें मुश्किल में डाल दिया है। बीदार सुल्तान, चचा जान को इस मामले में शामिल नहीं करें। फातिमा यकीनन किसी माकूल वजह की बिना पर बाहर गई थी। जहां तक हम समझे हैं, आपकी बहन ने अब तक आपको भी नहीं बताया कि वो क्यों गई थी। वो मामला इस कदर बढ़ जाने की वजह से बरहम है। अगर हम आराम से बैठकर पूछेंगे तो बता देंगी। अगर हमें अपने पूछे गए सवालात के माकूल जवाब मिल गए होते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आपने भेस क्यों बदला था?
क्या किसी मखसूस जगह पे जाना था? आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं नाइमे? क्या आप सुल्तान मौज़म के मुंतज़िर हैं? बिल्कुल। क्या वो तशरीफ ला रहे हैं? वो मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, उन्होंने हमें भेजा है। आपको बाहर मर्दाना बहस में पाया गया। सुल्तान मौज़म ने फरमाया कि वो इस मामले से बाखबर हैं। इसमें कोई कबात नहीं है, तो इसीलिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हैकलर साहब, तो आप घड़ियों के शौकीन हैं? सिर्फ टूटी हुई घड़ियों का। ऐसा क्यों? मैं उनकी मुरम्मत करता हूँ। जब वो सही तरीके से काम करने लगती हैं, वो सब अपने करीब आने वाले के लिए मौत बन जाती हैं। ये एक टूटी हुई बंदूक मुरम्मत करने की मानिंद है। कुछ समझे आप? समझ गया। मुझे नाम बताएं। यहाँ इसीलिए आया हूँ मैं। आपने मजदूरों की हिमायत हासिल करने के लिए मुझसे किसी शख्स का मुतालबा किया था। आर्तिन नाम है, फर्नांडिस के कारखाने का सरबराह है और इंजीनियर भी है। उसको मारने से आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। कब मारना चाहते हैं आप उसे? 3 दिन में। टिक टक, टिक टक। इस घड़ी के रुकने से पहले आर्तिन मर जाएगा। बेहतरीन। सुल्तान मौज़म, आइजक फर्नांडिस के कारखाने में इंजीनियरों के सदर ने कारकुनों के साथ मिलकर काम न करने का फैसला किया है। कोई आर्तिन नामी साहब हैं। उनका कहना है कि रियासत के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों के लिए हम मुश्किलात खड़ी कर देंगे। उन्होंने कारखाना बंद कर दिया है। रियासत के लिए वफादार एक आर्मीनी अगर मगरबी तफक्कुरात उनके जहनों में दाखिल ना हो तो कोई भी कौम का वफादार रियासत की मुखालिफत ना करे। जासूसों को मुत्तला कीजिए कि आर्तिन साहब की हिफाजत की जाए। बहुत बेहतर सुल्तान मौज़म। मैं इंजीनियरों का सरबराह आर्तिन हूँ। हमारे मालिक इज़ाक फर्नांडिस ने वजीर आजम फेरिद पाशा से कहा था कि वो कारखाने की फरोख्त के बारे में सोचेंगे, जबकि सल्तनत उस्मानिया के तमाम रेलवे कारखाने और गोदाम उड़ा दिए गए हैं। हम सिर्फ रियासत के लिए काम करेंगे। एक कारखाना रियासत को दरपेश मुश्किलात के बारे में जानता है, लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर अपने हिस्से का काम नहीं करता। तो इस तरह कल को ना रियासत बाकी रहेगी और ना वो कारखाना। इस मसले का कारकुनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फर्नांडिस साहब हर कारोबारी शख्स की तरह इस मामले को तिजारती मफाद के तनाजुर में देख रहे हैं। आखिर ये तिजारत है और तिजारत की पहली शर्त नफा है। इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हम ये हड़ताल रियासत को कारखाना फरोख्त करने के लिए कर रहे हैं। रियासत के साथ हमारी वफादारी का यही तकाजा है। हम बहैसियत इंतजामिया इजहार करते हैं कि आर्तिन साहब की क़यादत में की जाने वाली कारकुनों की हड़ताल गैर मुंसिफाना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऐवान का फैसला भी यही होगा। आपने अपने दरमियान तनाज़ा हल करने के लिए हमें दरख्वास्त दी है और हमने आपको इस ऐवान में कबूल किया और आपकी बात सुनी। मैं जानता हूं कि आपको हमारे इंसाफ पे भरोसा है, इसीलिए जो फैसला यहाँ किया जाएगा आप उसको कबूल कर लेंगे।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि क्या होगा। अगर हम बुनियादी बातों की तरफ आते हैं तो कारखाने की इंतजामिया कारकुनों को यौमिया एजाजिया देती है। यह नाइंसाफी है कि कारकुन कारखाने के खारजा ताल्लुकात, तिजारती सरगर्मियों और मंसूबों के खिलाफ हड़ताल करें। इसी वजह से मेरा फैसला कारखाने की इंतजामिया के हक में जाता है। आप क्या कहते हैं? ज़करियान इस तरह की वजाहत इसलिए दे रहे हैं कि कानून के तालिब इल्म रहे हैं। मेरा कहना है कि कारकुन गलत है। अगरचे अब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका इजहार करना चाहूंगा। मैं भी ज़करियान के ख्यालात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। कारखाने की इंतजामिया मुतफ़िक़ा तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। इंजीनियर आर्तिन और इनके मातहत कारकुन फौरी तौर पर अपने काम पर हाजिर होने के पाबंद हैं और यही ऐवान का फैसला है। ऐवान का फैसला आपने सुन लिया और आप सब ये जान लें कि ऐवान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले अपने हाथों से अपनी फांसी पर दस्तखत करते हैं। हमारे इंसाफ के बारे में आप जानते हैं। हमारे खिलाफ जाने का तो सोचिएगा भी मत, अंजाम जानते हैं। आप बात नहीं करते। उस्मान कभी कभार आता है। चाचा लोग रूस चले गए और हम यहां फंस गए हैं। हाँ। यहां कोई चाचा जैसा बहादुर नहीं है कि हम उसके साथ खड़े हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मान। सुल्तान मौज़म का हुक्म है, हमें इंजीनियर आर्तिन की हिफाजत करनी होगी। इंजीनियर आर्तिन? हमें नया कारखाना कायम करने के लिए इंजीनियर आर्तिन की हिफाजत करनी होगी। वो इस वक्त फर्नांडिस के कारखाने में इंजीनियरों के सरबराह हैं, अपने काम में माहिर हैं और कई कारकुन उनके मातहत काम करते हैं और वो रियासत से वफादार आर्मीनी शहरी हैं। इसी वजह से उनकी जान को खतरा है और हमें उनकी हिफाजत करनी है। तो फिर चलते हैं उस्मान, चलो। फातिमा, हमारी प्यारी बेटी, ये हार पहला तोहफा था जो आपके बाबा ने हमें दिया था। ये हमारे लिए उन्होंने खुद बनाया था। बाबा, मैं ये खंजर खरीदना चाहती हूँ। ये सुल्तान मुराद का था, बहुत कीमती है। जानती हूँ। मैंने सुना है कि आपने नीलामी से कुछ यादगार चीजें खरीदी हैं। ये ले, क्या ये इस खंजर के लिए काफी है? मैं ये आपको फरोख्त नहीं कर सकता, ये किसी और ने खरीद लिया है। कैसे? किसने? मैंने। मैंने सुना है आपको एक आदमी की जरूरत है शागिर्दी के लिए। हाँ, मुझे एक आदमी की जरूरत है, मगर हमें किसी शागिर्द की नहीं, आप जैसे उस्ताद की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैरान नहीं हुए आप मुझे देखकर?
आपके घर गया था मैं, अली उस्मान को वहां छोड़ा है। आपकी बेटी ने मुझे बहुत छोटी उम्र में देखा था, इसलिए मुझे देखकर काफी हैरान हो गई थी वो। जुल्फलू पाशा को खबर देने वाला हमें नहीं दे सकता क्या? आपने ठीक कहा चाचा। मुझे समझ में नहीं आता कि हम शोबा खास में हैं या आप। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हमारी अपनी भी एक तंजीम है। आ जाओ, बैठो। अवनी, हमारे लिए 2 तुर्क कहवा बनाओ। याद रखना, अगर उस पर झाग ना हुए तो ये शख्स उसे वापस कर देगा। अभी लाया चाचा। आप हमें वो खंजर अभी देंगे, वो हमारे बाबा का है। यहां फरोख्त होने वाला सामान आपके बाबा का नहीं है। अब समझे, कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम इस खंजर की आपको दुगनी कीमत अता करेंगे। ले, ये सब ले लें और खंजर हमें दे दें। नहीं, हम जानते हैं ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, और वजह यह है कि हमने बीदार सुल्तान के सामने आपकी बेइज्जती की थी, इसलिए आप हमसे इंतकाम लेना चाह रहे हैं। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है अहमद पाशा। आपकी तारीफ करने वाले आप ही की तरह जालिम और बेहिस हैं। मैं आपकी तरह दूसरों की बात पर यकीन नहीं करता। अगर आप शहजादी हैं तो फिर एक शहजादी की तरह ही काम कीजिए। अपने बाबा का खंजर खरीदने के बजाय उनके नाम की पैरवी कीजिए। तो बताइए, गुंडागर्दी से सुबुकदोशी के बाद जिंदगी कैसी है? गुंडागर्दी से सुबुकदोशी मुमकिन नहीं। अगर आप इस दुनिया से ताल्लुक खत्म कर भी लें तो भी ये दुनिया आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो कहो, क्या कहना है? कहां से शुरू करूं मैं? मैंने अली उस्मान के बारे में सुना। अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। उस चीज से शुरू करो जो तुम्हें यहां लाई है। उस हादसे के बाद अली के साथ अहरिया की कब्र पे गया था मैं। कब्र की मिट्टी में ये सलीब दफन थी। मुझे पहले एक खत मिला था। आप जानते हैं उसने भाग की शादी की थी। वो हमें मारने के लिए हर जगह तलाश करते रहे, लेकिन हैरिये का बाल भी बीका हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। अगर इस मामले में मेरा कसूर तलाश किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी है। उस बेचारी को सिर्फ मुझसे शादी करने की सजा मिली है। एक जंगजू को कभी भी दिल के मामलात में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तकदीर भतीजे, तकदीर। हम कज़ा को कभी नहीं रोक सकते। ये सच है, इसलिए मैंने आवाज बुलंद नहीं की। ये खत हैरिये के लिए आया था। धमकी दी गई थी उसे। ये खत उसी शख्स ने लिखा है जिसने कब्र पर सलीब गाड़ी थी। हैरिये की वफात के बाद मिलाई है। तो ये मामला है। वो बेईमान यहां पाया तख्त में है और तुम उनके पीछे पीछे यहां तक चले आए ताकि तुम धमकियों और अली उस्मान का इंतकाम ले सको उनसे। यही बात है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम ये कैसे करोगे? तुम्हारा क्या फर्ज होगा? सरकारी मुलाजिम हैं हम लोग। हम अपनी रियासत के लिए काम करते हैं। जब तक सांस चल रही है हमारा फर्ज जारी रहेगा। गीदड़ को पकड़ना हमारा काम है। देख लेंगे अशरफ अजीज। अकेले आए हो तुम? ये आदमी भी है? एक तंजीम थी मेरी, वो सब शहीद हो गए हैं। मेरा एक बहुत खास आदमी था, हुसैन। मेरा वो शेर प्यासा ही मर गया चाचा।
उन्होंने मेरा खास आदमी लिया है और अब मेरा फर्ज है कि मैं उनकी मौत बनूं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उन्हें उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता। अशरफ अजीज का वादा है ये। अल्लाह उन सब पर रहम करे। बिलाशुबा उनका मकाम जन्नत है। यहां अकेले मत घूमना। मैं मुहाफिज दूं? इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुहाफिज की जरूरत तो उनको होगी। अब वो बच नहीं पाएंगे मुझसे। बस आप मुझे उनको दफन करने की जगह दिखा दें। बाकी सब कुछ खुद संभाल लूंगा मैं। आप जानते हैं शहर में तदफीन नहीं कर सकते। हम उन्हें मारेंगे और दफन भी करेंगे। बस सिर्फ हम उन बेईमानों को गुस्ल नहीं देंगे। तुम जानते हो वो इसके हकदार नहीं। काराकोई महसूल का हिसाब कौन सा थाना करता है चाचा? बेओलू थाना। आप ठीक है मैजियत? कोई परेशानी तो नहीं आपको? किसी चीज की जरूरत है आपको? मुझे बस आपकी कमी महसूस हो रही थी। मैं ममनून हूँ कि आप तशरीफ ले आए। हम आपसे दूर रह भी कैसे सकते हैं, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते मैजियत। हमसे निगाहें मत चुराएं। हमारे सामने बैठ के हमें महरूम मत रखें। हमें देखें। आपकी आंखों में उदासी है और इसी वजह से आप हमसे नजरें नहीं मिला रही। मैं आपको गमज़दा नहीं करना चाहती शहजादे, लेकिन मैं बीदार सुल्तान से झूठ बोलने की वजह से बहुत बेकरार हो रही हूँ। अगर कोई झूठ बोला भी है तो वो हमने बोला है, आपने नहीं। वालिदा अपने नाखुशगवार तजुर्बे के बाद संभल नहीं पा रही। हमने कुछ गलत नहीं किया। हमारा यकीन करें, आप हमारे सर का ताज, हमारी सुल्ताना हो जाएंगी, और वो दिन आने तक हम आपसे रोज मिलने आते रहेंगे। फिर हम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। किरजाली से मेहमत तलत, अपने दिलचस्प माजी के बाद आप खामोशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप सुबुकदोश हो गए हैं? रुकना नामुमकिन है जनाब। ज्यादा मुतहर्रिक हो गया हूँ। रोजाना डाक तकसीम करता हूँ। लेकिन आप जो मुलाजमत करना चाहते हैं उसमें शाम तक बैठना होगा। ये गलियों में घूमने की तरह नहीं है। अगर हमारी रियासत हमें इस तरह तरक्की देना चाहती है तो फिर हमें भी हिदायत के मुताबिक अमल करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो आपके पास दस्तावेजात लाई जाएंगी वो घरेलू मुलाजिम लेकर नहीं आएंगे, बल्कि सिलानिक से बहुत अहम शख्सियात लेकर आएंगी। जी मैं जानता हूँ। तब आपसे सिलानिक के मुतालिक एक सवाल करेंगे हम। कीजिए। सिलानिक में बहुत से यहूदी शहरी हैं जो कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन वो भी मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं। और इनमें एक ऐसा फिरका है जो खुद को दीगर यहूदियों से अलग समझता है। मैं आपको आसानी के लिए एक इशारा देता हूँ। वो खुद को सेबताई सेवी के ताबे समझते हैं। मुझे आप सिलानिक में उन खानदानों की तादाद बताइए तलत साहब। सेबताई सेवी 1000 खानदान है उनके। लेकिन ये तो सिर्फ सरकारी दस्तावेजात में लिखा गया है। फिर कुछ खास खतूत में लिखा गया है तलत साहब। आप सिर्फ लिफाफे पर लिखे पते को नहीं बल्कि अंदर खत को भी पढ़ सकते हैं तलत साहब। देखिए जनाब, कुछ पढ़कर सीखते हैं और कुछ जिंदगी गुजार कर। जो कुछ भी मैंने पढ़ा उसने मुझे हमेशा तकलीफ दी है, लेकिन जिंदगी से जो मैंने सीखा वो मुझे अब फायदा देगा। तो आपको आपकी नई जिम्मेदारी मुबारक हो तलत साहब। आपके काम में आसानी हो।
वाह 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 वाह, क्या कयामत है। क्या हुआ पाशा? पूरे 44 वजीर आजम साहब, पूरे 44। क्या 44? पूरे 44। क्या 44 पाशा? कुछ बताएंगे भी आप? सुनिए वजीर आजम साहब, पुराने वक्तों में एक टोपाल पाशा था। वो पाशा पहले एक जल्लाद हुआ करता था। एक दिन किसी गलतफहमी की वजह से उस पाशा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने हाफिज पाशा को चाकू के 17 वार करके कत्ल कर दिया। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उस जुर्म की पादाश में टोपाल पाशा को फांसी दे दी गई। वो फांसी की सजा पाने वाला पहला ओहदेदार नहीं था। ये टोपाल पाशा कौन था? वजीर आजम टोपाल पाशा, आपकी तरह। यानी मैं कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब, गुज़िश्ता सलातीन के वक्त में सल्तनत आलिया उस्मानिया के अहकामात की नाफरमानी करने वाले पूरे 44 वज़राए आज़म को सजा दी गई। उन्हें फांसी दी गई, उनके सर कलम कर दिए गए। पूरे 44। वजीर आज़म साहब सुनिए, हमारी रियासत के साबिक सुल्तान के दौर में वजीर आज़म कबाकुलक इब्राहिम को बरतरफ कर दिया गया, उसे जिला वतन कर दिया गया। फिर कुछ अरसे के बाद उस इब्राहिम पाशा को सजाए मौत के लिए पाए तख्त लाया गया। यानी अगर आपकी जगह मैं वजीर आज़म होता तो कभी सो ना पाता। वजीर आज़म बनना बहुत मुश्किल है। यानी आप तलवार की नोक पर चल रहे होते हैं, कई वज़रा के सर चले गए। वाकई बहुत मुश्किल है। वजीर आज़म साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये बात करके आपको परेशान कर दिया है? मैं मुआफी चाहता हूं आपसे। हाँ, ये लीजिए जनाब, शहद चख लीजिए, आपका मुंह मीठा हो जाएगा। आखिर हमारे वजीर आज़म हैं आप। वाकई महमूद पाशा, आपने मुंह का जायका खराब कर दिया। सर कलम, फांसी। जी हाँ वजीर आज़म साहब, वो साबिक सलातीन वज़राए आज़म को दूर दराज इलाकों में सजा देते थे और इसके बाद सबूत के तौर पर वो वजीर आज़म का कटा हुआ सर पाया तख्त मंगवाते थे। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि उन वज़रा के कटे हुए सरों को पाया तख्त वापस लाने के लिए, हाँ, उन कटे हुए सरों को खराब होने से बचाने के लिए, अब जानते हैं, एक बर्तन में डाल देते थे और उस बर्तन में शहद हुआ करता था। इत्तेफाक से आप भी इस वक्त शहद खा रहे हैं। खाइए खाइए। बस करें, बहुत हो गया पाशा, हद होती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। किताब में यही लिखा है वजीर आज़म साहब। अस्सलामु अलैकुम पाशा हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। अहमद पाशा, सलीम पाशा, रजा पाशा, सुल्तान मुअज़्ज़म हदफ की मश्क के लिए आपके मुंतज़िर हैं। तामील होगी तहसीन पाशा। तहसीन पाशा। जी कहिए। पाशा, हमारे कातिब जवाद साहब ने कहा है कि वो सुल्तान मुअज़्ज़म से अहम मसले पे बात करना चाहते हैं। ये शायद पाशा हजरात के बारे में है। वो आपको ये खुद बताता, लेकिन आप तक पहुंच नहीं सका। अच्छा ठीक है। महमूद पाशा, हमारे कातिब जवाद साहब एक अहम मसले के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं उनसे मिल लेता हूँ। आप मश्क करने की जगह पर जाइए, समझ गए? ठीक है तहसीन पाशा, मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर होगी। इंशाअल्लाह पाशा। चलिए। सुनार की दुकान में धमाका मैंने किया। आपने इन्हें बिला वजह यहाँ आने की जहमत दी। क्या आप जानते हैं इसको? नहीं। जिस पाशा की तलाश है, खबर उसके बारे में है। कौन है वो पाशा जिसे सुल्तान मुअज़्ज़म ढूंढ रहे हैं? वो यहाँ है पाशा, यहाँ। जब वो शख्स मारा गया था तो सलीम पाशा और अहमद पाशा हमारे साथ थे सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन इस्माइल पाशा नहीं थे। अब से हर कदम पर आप मोहतात रहिएगा। एक मुहाफिज आपका ताक़ुब कर रहा है। ज़करियान उसे मरवाना चाहता है। वैसे भी अब तक वो मर चुका होगा। वो नहीं मरा। मेरी बात मानेगा तो कुछ अरसा जिंदा रहेगा।